हरिद्वार में हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी भाजपा। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड दोहराएगा नतीजे। उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें मिलने का अनुमान। हल्द्वानी में पावर कट से हाय तौबा, सीएम धामी ने कसे अधिकारियों के पेच। एफटीआई सभागार में सीएम धामी ने बैठक के दौरान लगाई फटकार। केदारनाथ मंदिर समिति की कार्य योजना तैयार। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी। यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू। शुरुआती दौर पर भीड़ होने पर रोका गया था रजिस्ट्रेशन। कोटद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत। 2 लोग जंगल में बकरियों को गए थे चराने। जंगल से बकरियां वापस आते समय हुआ हादसा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं, जहां पर मामूली विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। पथरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। पथरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार से वार कर युवक को उतारा मौत के घाट। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान। शाहपुर गांव में लगे मेले के दौरान युवकों में हुआ था विवाद। पुलिस ने मामले का मुकदमा किया दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। खबर हरिद्वार से बता दें, जहां पर मामूली विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। पथरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार से वार कर युवक को उतारा मौत के घाट। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। शाहपुर गांव में लगे मेले के दौरान युवकों में हुआ था विवाद। पुलिस ने मामले का मुकदमा किया दर्ज। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है पुलिस। खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। पथरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार से वार कर युवक को उतारा मौत के घाट। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान। शाहपुर गांव में लगे मेले के दौरान युवकों में हुआ था विवाद। पुलिस ने मामले का मुकदमा किया दर्ज। वहीं मामला हरिद्वार से सामने आ रहा है, जहां पर मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पथरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में खूनी संघर्ष की घटना की सूचना मिल रही है। तलवार से वार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। नसीरपुर खुर्द गांव निवासी के रूप में मृतक युवक की पहचान की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो गर्मी के तेवर देख ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखे का सहारा लिया जा रहा है। बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के ईडी DD पांगती ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में भी कमी बनी रहे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने विद्युत विभाग में जाकर विद्युत उपकरणों का भी जायजा लिया है।
मुझे मिला दीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम अगर हल्द्वानी के विद्युत विभाग के कार्यालय पे तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है उस पर कहीं ना कहीं कूलर और पंखों से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसको लेके कहीं विद्युत विभाग की भी पूरी तैयारियां हैं। अगर विद्युत विभाग द्वारा लगातार तमाम चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, तमाम विद्युत विभाग द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये कूलर लगाए पड़े हैं, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर के बगल में कूलर लगाए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेके कहीं ना कहीं बार बार कई ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, कई लाइनें फूक गई हैं। आखिरकार गर्मी के चलते लगातार जहां लोग घरों में बंद होके रह गए हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जब इंसानों को कूलर पंखे की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं विभागों द्वारा जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और किस तरह से विद्युत विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते तमाम लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, लगातार गर्मी का सेल्सियस इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए हैं। लगातार विद्युत विभाग द्वारा लाइट न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश में आखिरकार विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करें तो करें क्या, क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार काम किए जा रहे हैं, वो देखने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। आखिरकार कब तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए, हल्द्वानी। बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताज़ा अपडेट के अनुसार आज से प्रदेश में रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों तक रेन और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में भी कमी आएगी और हीट वेव कंडीशन नहीं रहेगी। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल अलग रखे गए हैं। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक एआर के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्रवाई भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्रवाई भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। चारधाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में वीवीआईपी और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की यात्रा को और आसान बनाने के लिए कार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जाएगा। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति में बैठे हैं, वहां पर गाड़ी पहुंचने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ
केदारनाथ धाम 40 से 50 डिग्री तापमान में हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए सोशल ड्रामा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड पर काम कर रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के निरंजनपुर मंडी में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ मिलकर करीब 9.5 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। इस बात पर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में स्ट्रॉ, प्लास्टिक बैग और प्लेट्स जब्त कर विक्रेताओं से 1-1 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का प्लास्टिक बैग में सामान खरीदने को लेकर 100 रुपए का जुर्माना किया गया है। देखिए, पिछले कई दिनों से हमारी जो टीम है उनके द्वारा रेकी की गई थी, जिसके क्रम में जो है आज सुबह एक अभियान के रूप में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि इसको करते हैं, जिसमें जो है हमारे सुबह 5 इंस्पेक्टर सुपरवाइजर्स, लगभग जो है 10 सुपरवाइजर्स और 20 हमारे पर्यावरण मित्रों की एक संयुक्त टीम बना के और उन सभी को एक एक वाहन देकर जो है चिन्हित स्थानों पर जो है पहले जो है लोकेट कर दिया गया और साथ ही साथ एक ही समय पर जो है सभी के द्वारा जो है उन पर जो है कार्रवाई करनी शुरू करी गई, जिसके क्रम में लगभग 9.5 क्विंटल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें कि कप, प्लेट्स, आपके स्ट्रॉज भी हैं और पन्नियाँ हैं, वो सब कॉन्फिस्केट किया गया और उन पर तत्काल जो है जितने भी 5 व्यापारी थे उन सब पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनसे जुर्माने की वसूली की गई। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसमें यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण को अब दोबारा शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसे देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन ऋषिकेश और हरिद्वार से 1500 यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तो कुल मिलाकर प्रतिदिन 3000 यात्री पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत में चूंकि भीड़ हो गई थी और ट्रैफिक का दबाव हो गया था तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल उसका समीक्षा कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अनुमति दी जाएगी। तो कल आयुक्त महोदय के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए कि 1500 लोग प्रतिदिन ऋषिकेश से और 1500 लोग प्रतिदिन हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो कुल 3000 लोग चारधाम की यात्रा पर दोनों जगहों से हर रोज़ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम की यात्रा पर जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर से भाजपा की झोली में आने की उम्मीद बताई गई है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। भाजपा 370 और एनडीए का 400 पार का जो नारा था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन
और आगे बढ़ेंगे। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है। नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है झील में जमा हो रही गंदगी और सीवरेज का पानी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर और कचरा झील में समा रहा है, जिससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं संकट नैनी झील को भी है, क्योंकि नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी इसी झील से मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बोरिंग के जरिए यहां से पानी निकलकर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से पूरे सूखाताल में फैली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, तो बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। अगर रीट लगाई गई थी, कम से कम जो पैसा खर्च हुआ है उसको यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। लेक को एक स्वरूप दिया जाना था जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती थी। अब आप देखिए सारा जो है जितना भी सीवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे नैनीताल से शहर के जहाँ पर सीवर का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है या STP का ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी ट्यूबवेलों की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कुछ जगह जो हैंडपंप्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़ेवाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें, क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। अधिकारियों के वादे पर लोगों को भी एतबार है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी पानी की परेशानी को दूर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में हुई मतदान की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई है। इंतजार अब 4 जून का है, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं मतगणना से पहले ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इंतजार अब 4 जून की मतगणना का है, जब स्थिति साफ होगी कि आखिर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए विपक्षी गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इस बीच विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है।
बैठक में विपक्ष ने वोटिंग के बाद की रणनीति पर मंथन किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रही है। 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक होगी, पूरे देश भर में ऐतिहासिक होगी। पूरे देश का जनमानस उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान कर चुका है। 7वें चरण का मतदान आज कर रहा है और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। और आप देखिए कि हमारा 23 जनवरी से 16 मार्च के बीच में 5 न्याय और 25 गारंटियां हमारी जनता के बीच में प्रस्तुत हो चुकी थी, जबकि उनका मैनिफेस्टो आता है अप्रैल के 2nd वीक में। मात्र 13 दिन में तैयार हुआ मैनिफेस्टो और कोई नेता प्रधानमंत्री समेत अपनी मैनिफेस्टो की बात करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। केवल हमारे मैनिफेस्टो की बात होती रही और हमारे मैनिफेस्टो का कमाल ये था कि खटाखट और ठकाठक ये सारी चीजें जो हैं वो जनता तक पेनिट्रेट करी और जनता में जो इतनी भीषण झुलसा देने वाली गर्मी में भी जो अपार जन समूह हमारी जन सभाओं में उमड़ रहा था, वो इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अपार रूप से सफल हुई है, लोकप्रिय हुई है। राहुल गांधी जी को जहां मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाई। तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेता के रूप में आज राहुल गांधी उभर कर आ गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैली और रोड शो किए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन से 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। इस व्यस्तता के बाद भी सीएम धामी ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही बिजली पानी समेत तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर उनको दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच 7वें चरण में प्रचार थमते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी का ध्यान सिर्फ प्रचार और प्रसार में है। देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और 19 अप्रैल तक, क्योंकि मेरे पास वीआईपी दौरों का कार्यक्रम था, मैंने देखा कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बची जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, उसका वो ना किया। और मुझे लगता है कि जिस तरह के रोड शो, जिस तरह की सभाएं उन्होंने की, तो ये एक अपने आप में जीत का एक वो लिखने वाला एक अभूतपूर्व मार्जिन के साथ ये उन्होंने एक वो बनाया। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए एक के बाद एक, पहले तो उनकी पारी जो मात्र चंद्र महीने उन्हें मिले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को समस्त मिथ्याओं को तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उसके बाद इतनी सभाएं कर दोबारा इतिहास बनाने का। और अब पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी एनर्जी के साथ पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अब प्रदेश की जनता लगातार सवाल कर रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं, जंगलों की आग पर जो है दोबारा से जो है काबू नहीं पाया जा सक रहा है, लगातार जो है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों ने, लेकिन उन निर्देशों का पालन कहाँ हो रहा है। आप देखिए, अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों
पर जो है गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 52 श्रद्धालुओं की मौतें हो गई जिस दिन उन्होंने प्रेस की थी। अगले दिन ही मीडिया के साथियों ने स्वास्थ्य महानिदेशक से सवाल किया तो स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो यात्रा समाप्त होने के बाद जो है कुछ इस पर कह पाऊंगा। तो कितना सामंजस्य अधिकारियों में है, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री तो लगातार जो है पूरे देश में चुनावी अभियान में व्यस्त है, उन्हें अपने प्रदेश की कहाँ फिक्र है। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही जीत का दावा भी शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। देखना होगा 2024 का चुनाव देश में किसकी सरकार बनाता है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार भाजपा की जीत की हैट्रिक को कायम रख पाएगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।